नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जान चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ध्यान रखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने जान लिया है। और मोस्टली जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने हालांकि पूरा डिटेल में आपको बताया है, प्री के हिसाब से आपके इसी तरह से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करती है, या स्वेस का जो वर्गीकरण है, स्वेस ने जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताया है उसके क्या है, या किस आधार पर बताया है। तो जैसे इसने रासायनिक संरचना के आधार पर बताया है, मैंने बताया था, तो इसी ने क्या, इसका अगर बात करें स्वेस की या अन्य उसकी, तो मेनली जो आपका आईयूजीजी वाला जो वर्गीकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि स्वेस का अलग से पूछ लिया जाए या होम्स का पूछ लिया जाए, ठीक है, बेरी स्फीयर और इससे का मतलब आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्थल मंडल के जस्ट नीचे एस्थीरोस्फीयर होता है, उसके बाद आपका मीजोस्फीयर, और फिर सबसे अंतरतम भाग जो होता है उसको बेरी स्फीयर कहा जाता है। इसी तरह से मैंने स्वेस का आपको बताया था, जैसे स्वेस महोदय ने, या इसका हम नाम बात करते तो एडवर्ड स्वेस, इसका नाम क्या था, एडवर्ड स्वेस। तो यहां पर देखिए आप चीजों को कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यहां पर सीधा आप लिख लें एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस के अनुसार तो जितना भी एक्स्ट्रा जो है वो आपको पॉइंट वाइज चीजों को इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। स्वेस ने क्या बताया कि स्वेस ने 3 पार्ट में विभाजित किया है। एक तो इसने परतदार चट्टानें बताई हैं, उसके बाद इसने क्या किया था कि जो तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, उन तत्वों के पाए जाने के आधार पर इसने क्या किया है, इसको 3 भागों में बांट दिया है, सियाल, सीमा और उसके बाद यहाँ पर क्या था, नीफे। इस तरह से विभाजित किया है, सियाल, सीमा और नीफे। इसने ये बताया कि जो सियाल वाला भाग है, सियाल वाला भाग है, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। सीमा वाला भाग किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। और इसने ये बताया कि अंदर इतना ज़्यादा तापमान है कि जो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो कौन सी अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। ये ध्यान रखना है, अंतरतम इसने किस अवस्था में बताया है, गैसीय अवस्था में बताया है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और अंतर है, इसने जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर है, इसने 45 से 50 किलोमीटर तक बताया इसको। भूपर्पट्टी को इसने कितना बताया है, 45 किलोमीटर तक बताया है। और ये वाला जो भाग है इसने कितना बताया है, 2800 किलोमीटर तक इसने बताया है गहराई में। और ये वाला भाग जो है 6374 किलोमीटर तक का इसने बताया है। तो ये मात्र इसका वर्गीकरण है। अब इसी आधार पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर, अब हमने आंतरिक संरचना जान ली, आंतरिक संरचना के आधार पर ही हम देखेंगे आगे और क्या टॉपिक आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अंतरतम की मैं बात कर रहा था, कल मैं आपको बता भी चुका हूं आंतरिक संरचना के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको इसमें जानने वाली थी। अब देखिए, इतना पार्ट हमने जान लिया। यहां पर एक बार मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा बता दूं, इतना पार्ट हमने जान लिया। सारी चीजें ध्यान रखना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर आइसोलेट कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब ये मान लीजिए पृथ्वी का अंतरतम है, पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं यहाँ तक है, ठीक है। इस भाग में मैंने आपको बता दिया था कि ये तो आपका भूपर्पट्टी वाला भाग हो गया, ये इतना इतना भाग आपका मेंटल वाला भाग हो गया, और यहाँ से ये वाला भाग क्या हो गया, क्रोड वाला भाग हो गया। इसके बावजूद इतना भाग जो है, मेंटल का आधा भाग जो है इस तरह से अलग था, जिसको ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल कहा जा रहा था। इसी तरह से ये तो क्रस्ट वाला भाग इस तरह से यहाँ पर विभाजित था, इतना पार्ट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इतना नहीं, इतना, ठीक है। इस भाग को इस तरह से लेते हैं, अपर क्रस्ट वाला भाग जो है, ये वाला भाग इस तरह से मान लेते हैं, इतना भाग
ठीक है। यहां से यहां तक ये मेंटल वाला भाग हो गया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसको अलग कर रही है एक लाइन यहां से। उसके बाद हम इसकी बात करें तो इसको फर्दर फिर से दो भागों में बांट देते हैं। इस तरह की स्थिति देखिए, ये वाला भाग मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो क्या हो गया, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और इसके भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये क्या कहलाएगा, निचला मेंटल, निचला मेंटल। ये क्या कहलाएगा, ऊपरी बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड, और ये अंतरतम क्रोड, आंतरिक क्रोड या अंतरतम क्रोड। ये स्थिति थी, ठीक है। अब यहां पर स्थिति क्या बनती है कि देखिए, भूपर्पटी का इतना भाग जो है, ये वाला भाग, इतना भाग जो है, इसमें लगभग क्या है, ये यहां से हम बात करें, इतना ठोस, ये वाला भाग तो कैसा है, ठोस अवस्था में है। ये वाला भाग कैसा है, अर्ध ठोस अवस्था में है, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड या प्लास्टिक फॉर्म में है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, और फिर अंतरतम किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ठीक है। ऊपरी चट्टानों का इतना दबाव और नीचे की तरफ जाने पर इतना ज्यादा तापमान होता चला जाता है कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक इतना भाग जो है, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये सारा का सारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में ये भाग आपका दिखाई देता है। द्रव अवस्था में ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 5150 तक, 5150 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना है, 2900 किलोमीटर। यहाँ से लेकर ये इतना जो भाग है, ये किस में है, ये पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए इतना तो हम जान चुके हैं। आगे देखिए, अगर ये द्रव अवस्था में है, ये पृथ्वी है इस तरह से, ठीक है। पृथ्वी का अंतरतम हम जान गए, ये क्या है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ठीक है। इसके ऊपरी भाग जो के बारे में हम बात करें तो ये वाला भाग क्या है, द्रव अवस्था में है, ये भाग द्रव अवस्था में है। और फिर से हम बात करें इसकी ऊपरी सतह, इसका ये वाला भाग इसका फिर से क्या है, ये ठोस अवस्था में है, ये भाग फिर से क्या है, ठोस अवस्था में है, ये हिस्सा इसका ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर, सब जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, तेजी से रोटेट करती है। और रोटेशन अगर पृथ्वी करेगी तो सिंपल सी बात है, ठोस और द्रव का रोटेशन अलग अलग होगा। आपको पता ही है कि ठोस पार्ट तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ ही घूम रहा है, लेकिन द्रव पार्ट ऐसे नहीं घूमेगा। तो यहाँ पर लेहमैन के बारे में, आगे हम पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में भी बात करेंगे, चुंबकत्व के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर लेहमैन करके वैज्ञानिक थे, ठीक है। लेहमैन ने यहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि किस प्रकार से पृथ्वी का चुंबकत्व पैदा होता है। जाहिर सी बात है, ये वाला भाग भी नीफे का बना हुआ है, ये वाला भाग भी किसका बना हुआ है, ये वाला भाग भी नीफे का बना हुआ है, और ये वाला भाग भी क्या है, नीफे का बना हुआ है, मतलब मेटल का बना हुआ है। और आपको पता है कि इस ठोस के घूमने की गति अलग है और इस लिक्विड के घूमने की गति अलग प्रकार की है। तो अलग अलग प्रकार की गतियां होगी। मान लीजिए मेटल को मेटल पर अगर आप रगड़ोगे, मेटल को मेटल पर फिसलाओगे, तो उसमें क्या पैदा होता है, चुंबकत्व तो पैदा होता है। तो लेहमैन ने बहुत पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के द्रव और ठोस अवस्था में होने के कारण यहाँ पर क्या पैदा होता है, चुंबकत्व पैदा होता है, चुंबकत्व पैदा होता है। तो पृथ्वी की जो मैग्नेटिज्म पावर है,
मैग्नेटिक पोल की भी हम बात करेंगे। ध्यान रखना, पृथ्वी का जो वास्तविक पोल है वो तो इस प्रकार से है, पोल इस तरह से है, लेकिन पृथ्वी का जो चुंबकीय पोल है वो आपका इस तरह से दिखाई देता है। तो ये भी हम बात करेंगे। ये पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल है, ये पृथ्वी का क्या है, मैग्नेटिक पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो भूगर्भिक अगर भौगोलिक ध्रुव की बात करें तो अलग होता है, और चुंबकीय पोल की बात करें तो वो अलग होता है। इसकी बात करेंगे हम आगे, धीरे धीरे वहीं पर हम पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कहाँ तक ठोस है, कहाँ तक द्रव है और कहाँ पर फिर से ठोस हो जाती है। और ये किस आधार पर हमने जाना, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। और कई लोगों ने इसका वर्गीकरण दे दिया, वो हम जान चुके हैं। और उसके बाद IUGG ने सबके अलग अलग वर्गीकरणों को मिलाकर एक अपना वर्गीकरण दे दिया। तो यहाँ से आपको यही जानना है कि जो कोर्नाड असंबद्धता है वो किसको अलग करती है, या मोहोरोविक या मोहो असंबद्धता किसको अलग करती है, या उसके बाद रैपिटी किसको अलग करती है, या गुटेनबर्ग किसको अलग करती है, लेहमैन किसको अलग करती है। इसी से बार बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसको ठीक ढंग से डायग्राम बना के याद कर लें। अब इसके आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, और वो टॉपिक आपका है महासागर एवं महाद्वीपों के निर्माण के से संबंधित सिद्धांत। तो अब हेडिंग डालेंगे, नए टॉपिक को लेकर चलते हैं। हेडिंग हमारी रहेगी महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीपीय एवं महासागर निर्माण संबंधी सिद्धांत, निर्माण संबंधी सिद्धांत। तो एक एक करके इसको जान लेते हैं। ध्यान रखना, सिद्धांतों को हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जानेंगे क्योंकि वो मुख्य परीक्षा का पार्ट है। मेंस में तो ये मान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंस के हिसाब से तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो टॉपिक आपके जो मैं अभी करा रहा हूँ, ये मेनली जो टॉपिक है वो किसके लिए हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए हैं। मेंस एग्ज़ाम में इनको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंस में है तो प्री में नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, प्री एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेनली ये ध्यान रखना किसके लिए है, मेंस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो ध्यान रखें, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें देखिए समझते चलिए। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार से ये सिद्धांत जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले एक सिद्धांत दिया गया था ग्रीन और HD लव के द्वारा। ग्रीन और लव नामक वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया था, इसको बोलते हैं संकुचनवादी सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले एक सिद्धांत की हम बात करेंगे, संकुचनवादी सिद्धांत, संकुचनवादी सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो संकुचनवादी सिद्धांत है या कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई, वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखें प्री के हिसाब से, ग्रीन तथा HD लव। ग्रीन और HD लव के द्वारा ये सिद्धांत यहां पर दिया गया। और ग्रीन और HD लव ने ये बताया था कि जब पृथ्वी आग का गोला थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी, शुरुआत में पृथ्वी एक गैस के गोले के समान थी, चारों तरफ इस तरह से गैस का गोला था। क्या थी पृथ्वी, गैस के गोले के समान थी। धीरे धीरे करके इसके तापमान में कमी हुई, क्योंकि हर एक पदार्थ में ऊष्मा को क्षय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर एक पदार्थ ऊष्मा क्या कर रहा है, छोड़ रहा है।
तो यहाँ पर पृथ्वी जब गैस का गोला थी तो धीरे धीरे करके पृथ्वी का तापमान कम हुआ, कुछ पदार्थ घनीभूत हुए, ठंडे हुए। तो ठंडे होने की प्रक्रिया में वो पदार्थ कहाँ पर आ गए, भारी हो गए, और भारी हो जाएंगे तो कहाँ पर जमा हो जाएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे। तो भारी पदार्थ तो केंद्र की तरफ आ गए और हल्के पदार्थ जो है वो उत्प्लावित होकर कहाँ पर पहुंच गए, बाहरी सतह पर पहुंच गए। हल्के पदार्थ बाहरी सतह पर पहुंच गए। तो ये हम बात पहले कर चुके हैं, पृथ्वी के निर्माणकारी प्रक्रिया, पृथ्वी के जो ठंडे होने की प्रक्रिया जो थी। तो शीतलन की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जैसे जैसे तापमान कम हुआ तो भारी पदार्थ केंद्र में और हल्के पदार्थ परिधि की ओर चले गए। ठीक है। अब इस संकुचनवादी सिद्धांत में इनके द्वारा यह बात कही गई, इन्होंने कहा कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, कोई भी पदार्थ अगर तेजी से ठंडा होता है, या सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु को अगर हम का तापमान कम होता है तो वो सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, संकुचित होने लगती है। और किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, प्रसार होता है, उसमें आयतनी प्रसार होता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो जो भूपृष्ठ ऊपरी सतह की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, जैसे मैंने बताया था दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है, तो दूध के ऊपर जो मलाई पड़ी हुई थी तो जो भाग तेजी से ठंडा हुआ, संकुचित हुआ, वो क्या हो गया, नीचे धंस गया, सिकुड़ गया, भूपृष्ठ पर सलवटें पड़ गई। सलवटें तो जानते होंगे, ठीक है। तो उसी सलवटों की प्रक्रिया में यहाँ पर क्या हुआ कि जो उभरे हुए भाग थे वो महाद्वीप बन गए, और जो धसे हुए भाग थे वो क्या बन गए, महासागर बन गए। तो ये संकुचनवादी सिद्धांत है। इसमें ये आपको कुछ विशेष नहीं, देखिए यहाँ पर आगे संकुचनवादी सिद्धांत में इसने ये कहा कि जो भूपृष्ठ था, ये मान लीजिए भूपृष्ठ है, ठीक है, भूपृष्ठ पर कुछ भाग जो है वो तेजी से ठंडे हुए, तो तेजी से ठंडे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, धंस जाएगा, और कुछ भाग धीमे धीमे ठंडे हुए तो वो भाग क्या बन गए, वो भाग उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देने लगे। तो जो धसे हुए भाग थे उसमें लगातार बारिश होती रही, और बारिश होने से यहाँ पर क्या हो गया, जल भराव हो गया। बारिश होने से इन गड्ढों में या इन धसे हुए भागों में जल भर गया, और जो उभरे हुए भाग थे वो महाद्वीप में विकसित हो गए। तो ये क्या कहलाए, ये क्या कहलाएगा, ये सी कहलाएगा, ये ओशियन बन गया, ये ओशियन बन गया, महासागर बन गया, और ये क्या बन गया, महाद्वीप बन गया, महाद्वीप, और ये महासागर, ठीक है। और ये भी क्या बन गया, महाद्वीप। तो ये संकुचनवादी सिद्धांत है। अब इस संकुचनवादी सिद्धांत से केवल यही पता चलता है, संकुचनवादी सिद्धांत। अब संकुचनवादी सिद्धांत से आपको इतनी चीज क्लियर हो रही होगी कि किस प्रकार से, ठीक है। तो सीधा इसमें यह ध्यान रखें कि पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया में जो भाग तेजी से या तीव्रता से ठंडे हुए वो धस गए, और जो धीरे धीरे ठंडे हुए वो उभरे हुए भाग बन गए। तो धसे हुए भाग महासागर में परिवर्तित हो गए और उभरे हुए भाग महाद्वीपों में। तो संकुचन वाला जो सिद्धांत है बस इतना ही कहता है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो संकुचनवादी सिद्धांत में सीधा आप लाइन पर खींच के यहां पर लिख लें, संकुचनवादी सिद्धांत क्लियर तो हो गया, वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहां पर शीघ्र ठंडे हुए भाग, शीघ्रता से ठंडे हुए भाग, ठीक है। और शीघ्रता से ठंडे हुए भागों के अलावा आप देखेंगे देरी से ठंडे हुए भाग, देरी से या धीरे धीरे, धीमी गति से, लिखिए धीमी गति से ठंडे हुए भाग, ठीक है। तो धीमी गति से और तेजी से, तो भूपृष्ठ के कुछ भाग बहुत तेजी से ठंडे हुए और कुछ भाग जो है वो धीमी गति से ठंडे हुए।
तो शीघ्रता से ठंडे हुए भाग क्या हो गए, संकुचित हो गए, संकुचित हो गए। और संकुचित हो गए तो उन संकुचित हुए भागों में गड्ढे बन गए, यहाँ पर इस तरह से धंसे हुए भाग हो गए यहाँ, ठीक है। तो ये संकुचित हो गए और संकुचित होने से किसका निर्माण हो गया, महासागर। तो इससे क्या बन गए, महासागरों का निर्माण हो गया। और जो संकुचित नहीं हुए, धीमी गति से ठंडे होंगे तो ये क्या होगा, संकुचित नहीं हुए। और जब ये संकुचित नहीं हुए तो इससे क्या बन गया, महाद्वीपों का, महाद्वीप का निर्माण, ठीक है। तो ये स्थिति है, संकुचित हो गए। तो ध्यान रखना, जो धंसे हुए भाग थे, धंसे हुए भाग महासागर कहलाए और उभरे हुए भाग क्या कहलाए, महाद्वीप कहलाए, उभरे हुए भाग। बस इतना याद रखना है इस थ्योरी को। और किसके द्वारा दी गई ये ध्यान रखना है, ग्रीन तथा लव द्वारा दी गई, याद हो जाएगी। बहुत आसान नाम है दोनों वैज्ञानिकों के, ठीक है। तो यह है संकुचनवादी सिद्धांत। अब संकुचनवादी सिद्धांत आया तो जाहिर सी बात है इसके विरोध में भी कुछ सिद्धांत आएंगे। तो संकुचनवादी सिद्धांत में अब इसने तो कहा कि संकुचन के कारण महाद्वीप बने, संकुचन के कारण गड्ढे बन गए, वो महासागर बन गए। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ खामियां थी। इस सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए एक और सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और सबने सुन रखा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। टेलर के द्वारा शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका जो सही रूप से इसकी जो प्रस्तुति की है वो किसने की है, अल्फ्रेड वेगनर ने की है। तो अल्फ्रेड वेगनर का सब लोग नाम जानते ही होंगे। तो अगला हम सिद्धांत अब बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है इसको, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये दिया गया किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। और अल्फ्रेड वेगनर ध्यान रखना जर्मन वनस्पति शास्त्री था, वनस्पति शास्त्री, बॉटनिस्ट था, वनस्पति शास्त्री, ठीक है। वनस्पति शास्त्री के बाद ये क्या बन गया, जलवायु विज्ञानी बन गया, जलवायु विज्ञानी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन गया। क्लाइमेटोलॉजिस्ट के बाद ये क्या बन गया, ये ध्यान रखना भूगर्भ शास्त्री बन गया, भूगर्भ शास्त्री। तो इस तरह से इसका योगदान रहा है, ध्यान रखना, भूगर्भ शास्त्री ऐसे लिखते हैं, भूगर्भ शास्त्री। तो इसका योगदान रहा है, ध्यान रखना, इसी तरह से। तो ये बहुत आपका क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट आदमी था जर्मनी का, जिसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। पहले तो ये जर्मन बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट। उसके बाद ये क्या बन गया, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन गया, क्लाइमेटोलॉजिस्ट। और उसके बाद ये क्या बन गया, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी ये फिर बन जाता है। तो ये स्थिति बनती है इसको लेकर, अल्फ्रेड वेगनर को लेकर। अब वेगनर की देखिए हम बात करें, वेगनर की बात करें तो वेगनर था तो बॉटनिस्ट ही, लेकिन इसने काफ़ी सारे योगदान दिए हैं और भूगोल में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। अब वेगनर ने क्या किया, 1915 में हालांकि इसने जर्मन भाषा में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, बाद में 1918 में ये जो है वो इंग्लिश में आपकी कन्वर्ट हो गई। इसकी बुक का नाम जरूर ध्यान रखें, इसने किताब लिखी थी और इसकी किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ
द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ये इंग्लिश वर्जन में इसकी किताब थी जो 1918 में प्रकाशित हुई। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, आपको ध्यान रखना इसकी किताब का नाम था। और अल्फ्रेड वेगनर का क्या योगदान था ये हम आगे जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो देखिए अल्फ्रेड वेगनर बॉटनिस्ट थे, और बॉटनिस्ट क्या करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो ये वनस्पतियों का ही अध्ययन कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, वनस्पतियों का ही अध्ययन कर रहा था। तो इसने वनस्पतियों का अध्ययन करते समय, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये बीचों बीच से गुजर रही है भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर आपको पता ही है महाद्वीप है यहाँ पर, जिसको यूरोप महाद्वीप बोलते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है इस तरह से, फिर एशिया, यहाँ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये जब वनस्पति का अध्ययन कर रहा था, तो वनस्पति के अध्ययन करते समय ध्यान से सुनना इस बात को, वनस्पति का अध्ययन करते समय जब ये चट्टानों के अंदर वनस्पतियों को देख रहा था कि किस प्रकार की प्राचीन काल में वनस्पतियां पाई जाती थी। ठीक है, उन वनस्पतियों का अध्ययन करते समय इसने ये पाया कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के आसपास वनस्पतियों का अध्ययन करते समय इसने पाया कि यहाँ पर ऐसी वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं जो बर्फ में ढकी हुई थी। किस में ढकी हुई थी, बर्फ के नीचे दबी हुई, या हिमाच्छादित प्रदेश के यहाँ पर आपके अवशेष इसको मिले। ठीक है, यहाँ पर जो हिमाच्छादन वाला क्षेत्र जो होता है, मतलब हिमानियों के द्वारा, ध्यान रखना, हिमानियों द्वारा लाए गए अवसाद, हिमानियों द्वारा लाए गए अवसाद। तो हिमानियों द्वारा लाए गए अवसाद जो होते हैं, उनको ध्यान रखना, जो अवसाद बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं उनको इवेपोराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोराइट्स, इवेपोराइट्स। और हम अभी इनको क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं। इन दोनों का मतलब होता है क्या, हिमोड़। जैसे सुना होगा जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ होता है जल के द्वारा लाए गए अवसाद, वायोड़ होता है वायु के द्वारा लाए गए अवसाद, और हिमानियों के द्वारा निक्षेपण जो होता है, हिमानियों के जो निक्षेप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिमोड़ कहलाते हैं। हिमोड़ क्या होते हैं, हिमानियों के निक्षेप। हिमानी जानते हैं, ग्लेशियर, बर्फ, हिमानियों के निक्षेप। और हिमानियों के निक्षेप को हम क्या बोलते हैं, हिमोड़ नाम देते हैं। क्लियर है, हिमोड़ कहलाते हैं, मोरेन्स बोलते हैं इंग्लिश में। मोरेन शब्द को भी ध्यान रखें। अब इसने ये देखा कि भूमध्य रेखा के आसपास हिमोड़ के प्रमाण मिल रहे हैं, हिमानियों के प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर क्या होगा, ये बर्फ से ढका हुआ भाग होगा। तो इसने सोचा कि हो सकता है कि ये क्या हुआ होगा, जलवायु कटिबंध। इसके दिमाग में दो तरह के विचार आए। ठीक है, ये एक जलवायु वेत्ता थे, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और बॉटनिस्ट भी थे। ठीक है, तो इनके दिमाग में दो विचार आए। कौन से आए, दो विचार, वेगनर। ठीक है, अब आप खुद ही सोच के देखिए, आप अपने आप को वेगनर मानिए या मुझे वेगनर मान लीजिए, और मैं किसी भी जगह का अध्ययन कर रहा हूं और वहां पर अध्ययन में मैंने पाया कि ये जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ है। जैसे मान लीजिए यहीं पर देखें, किसी भी क्षेत्र को देखें तो वहां पर हमको ऐसे अवशेष मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पर विचार हमारे दिमाग में एक तो ये आएगा कि हो सकता है कि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ हो। किसमें परिवर्तन हुआ हो, जलवायु कटिबंध।
जलवायु कटिबंध में परिवर्तन। ठीक है, जलवायु कटिबंध जानते हैं कि नहीं? देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपको पता है कि साल भर तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है, तो इस कटिबंध को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, सुना होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ऊपर की तरफ चले जाएं इस भाग को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, ऊपर ध्रुवीय, उपध्रुवीय और ध्रुवीय आ जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है? तो देखिए भूमध्य रेखा के आसपास इसने जब हिमोड़ के अवशेष देखे तो इसने सोचा होगा कि भाई यहां तो साल भर तापमान ज्यादा रहता है, भूमध्य रेखा पर पूरे साल कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाए, क्योंकि साल भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो इसके दिमाग में ये एक विचार यहाँ पर आया कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले ठंडी जलवायु हो, यहाँ पर क्या हो? ठंडी जलवायु हो, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी। ठीक है, यहाँ पर बर्फ के प्रमाण मिले हों, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तो साल भर लंबवत किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो इसने इस वाले विचार को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इस वाले विचार को दिमाग से निकाल दिया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जलवायु कटिबंध में परिवर्तन हो चुका हो। 2 प्रमाण इसने देखे, एक तो भूमध्य रेखा पर हिमोड़ के प्रमाण देखे, और एक आप देखोगे जर्मनी। जर्मनी पता ही आपको, और जर्मनी के अंदर इस क्षेत्र में, जर्मनी के अंदर आपको पता है यहाँ पर क्या है? रूhr प्रदेश है। जर्मनी के अंदर रूhr प्रदेश है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सब लोग जानते होंगे जर्मनी का रूhr प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का जो रूhr प्रदेश है वो ध्यान रखना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है, और कोयला ध्यान रखना बिटुमिनस कोयला है, और कोयला किसका बनता है? हार्डवुड का बनता है। हार्डवुड या कठोर लकड़ी का कोयला बनता है, कठोर तने वाले वृक्ष, कठोर तने वाले वृक्षों से क्या बनता है? हार्डवुड, और हार्डवुड आगे जाके कालांतर में क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। और ये जो कोयला यहाँ पर पाया गया, जर्मनी में ये कोयला पाया गया, जर्मनी वाले क्षेत्र में, तो ये हार्डवुड से बना हुआ है। और हार्डवुड कौन सी जलवायु का पौधा है? हार्डवुड जो है वो हमेशा कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। हार्डवुड कहाँ मिलता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मिलता है। और जबकि ये जो जर्मनी है ये कहाँ पर पड़ता है? ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इसने देखा कि यहाँ पर कर्क रेखा के ऊपर कोयला मिल रहा है, और यहाँ भूमध्य रेखा पर हिमानियों के अवसाद मिल रहे हैं, हिमानियों के निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इसने सोचा कि जलवायु कटिबंध में परिवर्तन रहा होगा, इसलिए ऐसा रहा होगा। पहले ये जो जर्मनी है ये भूमध्य रेखा पर होगा, और ये जो स्थिति है ये कहाँ पर रहा होगा? ये इधर की तरफ रहा होगा। तो फिर इन्होंने बोला कि हो सकता है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ हो, जलवायु कटिबंध अपनी जगह पर ही हो, लेकिन स्थिति किसकी रही हो? महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। तो ये फिर थ्योरी दी जाती है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। पहली चीज मैंने बताया कि जर्मन बॉटनिस्ट था, क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, क्योंकि हम किसी भी स्थान की वनस्पति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ की वनस्पति वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। तो जो भी वनस्पति बॉटनिस्ट होगा वो अपने आप में क्लाइमेटोलॉजिस्ट तो होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये क्या कर रहे थे, जब ये अध्ययन कर रहे थे वनस्पतियों का, तो भूमध्य रेखा के आसपास इन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर ऐसे चट्टानों में ऐसे अवशेष मिलते हैं कि ये चट्टानें और इस पर पाई जाने वाली वनस्पति जो है वो बर्फीले क्षेत्र की वनस्पति होगी, ठीक है।
और जर्मनी के अंदर कोयला पाया जा रहा है रूर प्रदेश में, जो कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। और जो कोयला बनता है वो कठोर लकड़ी से बनता है, हार्डवुड से बनता है, और हार्डवुड हमेशा उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही बनती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही कठोर लकड़ी का निर्माण होता है या कठोर तने वाले वृक्ष पनपते हैं। तो इसने देखा कि शीतोष्ण जलवायु में कठोर लकड़ी पाई जा रही है और भूमध्य रेखा के आसपास ये पाए जा रहे हिमोड़ के मोरेन के अवशेष पाए जा रहे हैं। तो इसने सोचा कि हो सकता है कि जलवायु कटिबंध में परिवर्तन हो गया होगा, कि यहाँ पर पहले जलवायु, जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर जलवायु अलग होगी और यहाँ पर जलवायु अलग रही होगी भूमध्य रेखा के आसपास। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पृथ्वी गोल है कि सूरज की पहले रोशनी ध्रुवों पर पड़ रही हो, फिर आपकी धीरे धीरे करके लंबवत हो गई हो। तो इसने वो सोचा कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला पॉइंट इसने खारिज कर दिया। फिर दिमाग इसने लगाया कि हो सकता है कि जो महाद्वीप हैं यही खिसक कर आगे हो। ठीक है, तो इसने सोचा कि ये स्थिति पहले यहाँ पर थी, अब इसको आप यहाँ पर रख दो, तो ये जो रूर प्रदेश है ये कहाँ जाएगा? भूमध्य रेखा पर। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये कहाँ पर आ जाएगा? अंटार्कटिका के पास आ जाएगा, अंटार्कटिका की जगह पर आ जाएगा। तो इसने बोला कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ना कि जलवायु कटिबंधों का परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से ये सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, बना लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए एक दो पॉइंट, यहाँ पर लिख लीजिए। आप लोगों को लगेगा कि लिखाया नहीं, इतना से हम बोल दिया, तो लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए, मैं बोलता चला जाता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और लिख लीजिए अल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, जो कि एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने अपना योगदान जलवायु विज्ञान, इन्होंने अपना योगदान जलवायु विज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान में भी दिया है। वेगनर ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, वेगनर ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस में यह उल्लेख किया कि महाद्वीप कार्बोनीफेरस कालखंड तक, कार्बोनीफेरस, ध्यान रखना, कार्बोनीफेरस कालखंड तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं।
विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। ठीक है, तो बाद में ये क्या हुए, वर्तमान स्थिति में, और कौन सी स्थिति में पहुंचे हैं हमने पहले भी बात की थी। एक काल आता आपका ट्रायसिक, उसके बाद जुरैसिक, पृथ्वी के निर्माण का काल देखिए जुरैसिक, और उसके बाद क्रिटेशियस। इन कालखंडों के अंदर आप देखेंगे जो है महाद्वीप वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। ठीक है, अलग होते हुए चले गए और बाद में अपनी स्थिति पर, ये अभी वाली स्थिति पर पहुंच गए। तो ये इसने बताया, वैगनर के द्वारा ये चीज़ बताई गई। तो देखिए वैगनर का जो सिद्धांत है उसको आप ऐसे देख लीजिए, ये डायग्राम के थ्रू आप देखिए, इसको बना लेंगे बाद में। यहाँ पर पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अर्थ है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये अर्थ है। और इस अर्थ में आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर मतलब 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 मिलियन वर्ष पहले 225 मिलियन वर्ष पहले क्या स्थिति थी कि सारे के सारे महाद्वीप आप देख रहे हैं एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये एक ही महाद्वीप हुआ करता था और एक ही इस विशालकाय महाद्वीप को वैगनर ने क्या नाम दिया था? इस एक ही विशालकाय महाद्वीप को वैगनर ने नाम दिया था, इसका नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। ठीक है, और चारों तरफ एक ही महासागर हुआ करता था। ये पूरा का पूरा महासागर था और इस महासागर को नाम क्या दिया गया? पैंथालासा। तो ध्यान रखना 225 मिलियन वर्ष पहले मतलब कार्बोनिफेरस कालखंड के दौरान सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और चारों तरफ एक ही जल क्षेत्र था, एक ही वाटर बॉडी थी जिसको नाम दिया गया पैंथालासा। और जो महाद्वीप थे ये नाम क्या दिया गया इन सबको? इसने नाम दे दिया पेंजिया। तो एक पेंजिया और एक महासागर जिसको नाम दिया गया पैंथालासा। अब धीरे धीरे करके आगे जाके क्या हुआ? आगे जाने की स्थिति हुई कि लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले ये सारे के सारे महाद्वीपों के जो पूरा एक पेंजिया था ये दो भूखंडों में विभाजित हो गया। पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उत्तर की तरफ चला गया और दूसरा टुकड़ा कहाँ चला गया? दक्षिण की तरफ चला गया। ये स्थिति हो गई, टुकड़े हो गए, दो भागों में विभाजित हो गया। तो जो हिस्सा उत्तर की तरफ था, जो भाग उत्तर की तरफ था उसको हमने नाम दे दिया लॉरेशिया। ये क्या कहलाया? लॉरेशिया, या इसी को बोल देते हैं अंगारा भूमि। ये लॉरेशिया ही क्या कहलाता है? अंगारा भूमि या अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिण वाला भाग जो है वो क्या कहलाया? ये कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, और इसके बीच में एक सागर का निर्माण होता चला गया। इसके मध्य भाग में एक सागर बन गया इस तरह से यहाँ तक। इस सागर को नाम दे दिया गया क्या? टेथिस सागर। इतना सब जान रहे होंगे, पहले से सुनते चले आ रहे हैं बचपन से ही। टेथिस सागर बन गया। तो यहाँ पर एक ही क्रिएचर था, ये क्रिएचर क्या हो गया? दो भागों में टूट गया, एक लॉरेशिया हो गया और एक क्या हो गया? गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, अब आगे जाके फर्दर गोंडवाना लैंड भी टूटा और लॉरेशिया भी टूटा। तो इनके टूटने से स्थिति यहाँ पर क्या बनी? इनके टूटने से स्थिति यहाँ पर क्या बनी कि ये वाला भाग, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका के रूप में दिखाई देने लगा। यहाँ से दूसरा वाला भाग देखें तो ये यूरोप और एशिया के रूप में दिखाई देने लगा, एक यूरेशिया वाला पॉइंट खंड बन गया। यहाँ पर ये वाला भाग देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका वाला भाग दिखाई देने लगा, ये दक्षिणी अमेरिका
ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका इस तरह से, और उसके बाद ये एशिया, यूरोप और एशिया दोनों एक ही प्लेट पर जुड़े हुए हैं। प्लेट की बात नहीं करेंगे अभी, प्लेट बाद में आएगी। ठीक है, इस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी, ये महाद्वीप बन गए। यहाँ पर आप देखें अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देने लग गया, इस तरह से अफ्रीका। तो धीरे धीरे करके महाद्वीप अपनी पोजीशन पे आते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से एक टुकड़ा निकल के जा रहा था दूर की तरफ, जो बाद में कहाँ जुड़ गया, ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये भारत प्रायद्वीपीय भारत है, जो आगे जाके यहाँ जुड़ गया, और यहाँ जुड़ते ही ये क्या बन गया, हिमालय का निर्माण कर दिया, वो हम जानेंगे आगे। ठीक है, और ये जो भाग है ये अंटार्कटिका कहलाया, और अंटार्कटिका के बगल में यहाँ पर आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो धीरे धीरे करके महाद्वीप अपनी स्थिति में आना शुरू हुए, दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब आगे जाके आगे ये कब हुआ, ये 100 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। कब की, 100 मिलियन वर्ष पहले। तो 100 मिलियन वर्ष पहले ये स्थिति थी। अब आगे जाके मतलब आज के कालखंड में मतलब ये क्रिटेशियस काल की बात हो रही है। क्रिटेशियस काल, ये कालखंड में बता चुका हूं, तो आप वहां पर जाके देखें तो क्रिटेशियस काल में आप देखेंगे कि ये सारे के सारे अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साथ में ही यहाँ पर ये साउथ अमेरिका इस तरह से बन गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद इधर की तरफ देखें तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मेडागास्कर जुड़ा हुआ है इसके साथ। इधर की तरफ अंटार्कटिका आ गया अपनी पोजीशन पर, अभी वाली पर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख रहे हैं, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, और ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट वाला भाग है। ये वाला भाग जो है ये यूरेशियन प्लेट वाला भाग है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर बनी। तो ये अभी वाली स्थिति में सारे के सारे महाद्वीप यहाँ पर पहुँच गए। तो ये पोजीशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। द्वारा से मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मतलब 225 मिलियन वर्ष पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसको वैगनर ने पेंजिया नाम दिया, और एक ही महासागर हुआ करता था जिसको पेंथालासा कहा गया। ठीक है, घटना कब की है, कार्बोनिफेरस कालखंड की घटना है। तो कार्बोनिफेरस कालखंड में आप देखेंगे ये घटना होती है, और जुरैसिक और क्रिटेशियस काल में ये टूट जाते हैं। कार्बोनिफेरस कालखंड में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही जुरैसिक और क्रिटेशियस काल आपका आता है ये टूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर क्रिटेशियस में लिखिए आप यहाँ पर, क्योंकि ये तो बाद वाला स्थिति आ जाती है, टर्शियरी काल आ जाता है। तो यहाँ पर ये 225 मिलियन वर्ष पहले ये स्थिति थी। 150 मिलियन वर्ष पहले ये आपस में टूट गए, और ये कालखंड कौन सा था, जुरैसिक और क्रिटेशियस काल का समय है। जुरैसिक और क्रिटेशियस काल में ये दो भागों में बट गए, एक लॉरेशिया कहलाया और ये क्या कहलाया, दूसरा गोंडवाना लैंड। कब कहलाया, यहां लिख सकते हैं आप जुरैसिक और क्रिटेशियस। तो जुरैसिक और क्रिटेशियस काल में ये घटना होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये दो बड़े बड़े भूखंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड फर्दर आपस में टूट गए। तो लॉरेशिया के टूटने से यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया बन गया, और गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर ये प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी। तो अब देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर ज़्यादातर कहाँ थे, कर्क रेखा के नीचे हुआ करते थे। शुरुआत की जो स्थिति थी वो देखिए ऐसी स्थिति थी।
शुरुआती स्थिति जो पृथ्वी की जो आपके जो उसकी भाग की थी, भूमध्य रेखा के नीचे हुआ करते थे ये सारे के सारे महाद्वीप, ऐसी स्थिति में थे, ऐसे थे। ये कहाँ थे? भूमध्य रेखा के नीचे थे, और धीरे धीरे करके ये ऊपर खिसकते चले गए। तो सामान्य सी बात है, जब ये धीरे धीरे करके टूटकर महाद्वीप ऊपर खिसकते चले जाएंगे तो यहाँ पर कटवाद जलवायु कटिबंधों का प्रभाव अलग पड़ेगा। भाई पहले ये नीचे थे तो यहाँ पर तापमान कम है। अभी जो डरबन, जो आपका अफ्रीका में डरबन जो दिखाई देता है, डरबन जो अफ्रीका में एक जगह पड़ती है, उस डरबन थी पेंजिया का केंद्र, उसको माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। डरबन को पेंजिया का केंद्र माना गया अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में एक जगह पड़ती है डरबन, डरबन साउथ अफ्रीका, डरबन दक्षिणी अफ्रीका। पेंजिया का केंद्र, पेंजिया का केंद्र माना गया है। तो इसको पेंजिया का केंद्र माना गया है। और बाद में ये पेंजिया टूटता चला गया, पहले यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से, और लगातार टूट टूट कर चारों तरफ बिखरता चला गया और अभी वाली स्थिति में आ गया। ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे लिख लो यहाँ पर, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी आगे। पहले क्या था? एक ही था पेंजिया, जिसको कहा गया पेंजिया। ठीक है, पेंजिया का विभाजन हो जाता है। पेंजिया किस में बट गया? दो भागों में बट गया। एक भाग क्या कहलाया? लॉरेशिया। एक भाग क्या कहलाया? लॉरेशिया, या इसी को हम बोलते हैं अंगारा भूमि, अंगारा लैंड। दूसरा भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाया ये। ठीक है, अब ये जो लॉरेशिया है ये फर्दर विभाजित हो जाता है, और फर्दर विभाजित होने के बाद इससे क्या बन जाता है? एक तो इससे बन जाती है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक बन जाता है यूरोप, और एक बन जाता है एशिया। ये महाद्वीप बनते हैं। यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही प्लेट का भाग है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? यूरेशिया बोल देते हैं, यूरेशिया कहलाता है। लेकिन गोंडवाना भूमि का जब विखंडन होता है तो गोंडवाना भूमि के विखंडन से जो भूखंड निर्मित होते हैं उससे एक तो बन जाता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एक बन जाता है अफ्रीका महाद्वीप, एक बन जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, और एक बन जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन ये किसका भाग है? पूरा का पूरा भारत किस में आता है? एशिया में आता है। लेकिन भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ये किसका भाग है? ये गोंडवाना भूमि का भाग है। इसको इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये किस में आता है? गोंडवाना भूमि के अंदर आता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वेगनर ने बताया कि किस प्रकार से महाद्वीप पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में अलग होते हुए चले गए। ठीक है, अब बात क्या आती है? अब इससे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी स्थिति क्यों बनती है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस क्या हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात की, तो पृथ्वी के जब आंतरिक भाग की हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसने ये बताया कि जो ऊपर का भाग था वो स्याल था, और स्याल कैसा था? ठोस था, और उसके अंदर जो भाग था सीमा, वो कैसा था? द्रव अवस्था में था, या अर्ध ठोस अवस्था में आप कह सकते हैं। तो इसने ये बताया कि ऊपर का ठोस भाग और नीचे का तरल भाग, तो आपको पता ही है कि तरल पर हमेशा ठोस वस्तु क्या होती है? तैरती रहती है। और ये भी आप जान गए कि ऊपर का घनत्व कम है और नीचे का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। तो हमेशा
कम घनत्व की चीज ज्यादा घनत्व वाली चीज के ऊपर क्या होती है, तैरती रहती है। क्लियर है इतना? तो भाई सियाल, सीमा और नीफे हम जान चुके हैं। सियाल का घनत्व सबसे कम था, 2.7 से लेकर 3 तक था, जबकि नीचे की तरफ जाते हैं हम सीमा की तरफ तो घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसने बताया कि जो सीमा है वो द्रव अवस्था में, सियाल ठोस अवस्था में है। तो जाहिर सी बात है द्रव के ऊपर ठोस भाग हमेशा तैरता हुआ ही दिखाई देगा, हमेशा गतिशील रहेगा। ठीक है, और घनत्व भी जहाँ पर ज़्यादा है, ऊपर ठोस है नीचे द्रव है और द्रव का घनत्व ज़्यादा है, तो ज़्यादा घनत्व के ऊपर जो है वो कम घनत्व वाली चीज़ तैरती रहती है। ठीक है, ये इसके द्वारा कुछ दिए गया सिद्धांत। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर क्या आते हैं, बहुत सारे प्रमाण आते हैं, मान्यताएं आती हैं कि किस किस प्रकार से सिद्धांत को सही माना जाए। ठीक है, तो आज समय कम है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या मान्यताएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल लिखवाऊंगा इसको डिटेल में। जैसे ये माना जाता है कि ये वाला जो भाग है दक्षिणी अमेरिका का, ये वाला हिस्सा ये कहाँ से टूटकर आया हुआ है, ये यहाँ से टूटकर आया हुआ है। ये पहले यहाँ पर क्या था, जुड़ा हुआ था। तो कई सारे प्रमाण यहाँ पर देखे गए, यहाँ के जीवाश्मों का अध्ययन किया गया। तो यहाँ पर जो जीवाश्म या चट्टानों की संरचना है वही हुबहू चट्टानें क्या हैं, यहाँ की चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये प्रमाण एक तो आपका आता है। एक है जिगसॉ फिट थ्योरी। एक बच्चे पजल खेलते नहीं, सारे खांचे फिट कर देते तो कोई आकृति बन जाती है। तो जिगसॉ फिट थ्योरी की बात करें, जिगसॉ फिट थ्योरी, ये मैं कल चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो जो जिगसॉ फिट थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है कि सारे के सारे महाद्वीपों को अगर ग्राफिकली एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, जैसे अफ्रीका को यहां पर फिट कर दिया जाए, अफ्रीका महाद्वीप को यहां फिट कर दिया जाए, भारत को उखाड़ कर यहां लगा दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से जोड़ दिया जाए, तो ये सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे में क्या होते हैं, खांचे में फिट हो जाते हैं। तो खांचे में फिट हो जाएंगे तो इसका मतलब पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब ये अलग होते चले गए, इसलिए इनके जो किनारे हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर चट्टानों की संरचना, बाकी यहाँ पर जीवाश्मों की संरचना और कुछ जीव जंतु जो इस भाग में पाए जाते हैं वही जीव जंतु यहाँ भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रमाण इसको लेकर दिए गए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं और कल इसको आगे करवाते हैं। तो ध्यान रखें, बहुत सिंपल है। मेनली हमको महाद्वीपों का निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, किसके द्वारा दिए गए, ये क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को।